इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं अपने आप को क्योर करने के लिए और योग को सीखने के लिए। आयुर्वेदिक जो दिनचर्या है, सुबह से शाम तक उनको क्या खाना चाहिए, किस चीज़ से परहेज करना चाहिए। सबका शरीर अलग है, सबका रोगों का कारण अलग है। किसी का रोग जल्दी शरीर डिटॉक्स हो जाता है, किसी में थोड़ा देर लगती है। इसलिए कम से कम 7 दिन में उसको फ़र्क दिख जाता है कि मेरे शरीर में फ़र्क आ रहा है। रोग होते हैं ब्लड सर्कुलेशन में कमी के कारण से आ जाते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पे वात मोक्षण है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, श्रृंगी चिकित्सा, ब्लड क्लॉट को हटाने के लिए। तो तुरंत 10 सालों के दर्द में, 20 सालों के दर्द में तुरंत आराम मिल जाता है। व्यक्ति चमत्कृत होता है कि और कहीं से मेरा ये ठीक नहीं हुआ, पेन किलर खा रहा था, यहाँ तो कैसा जादू हुआ। सीख जाएं और फिर घर पे वैसा ही हम परहेज करें और सात्विक चीज़ें लें, रॉ फूड, नेचुरल फूड लें, उपवास भी करें, आयुर्वेद की औषधियाँ लें। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए सुबह सुबह हम नेति, नस्य, बस्ती, षटकर्मा करें और योग अभ्यास करें सुबह शाम, तो 100% घर पे भी हम पूरा ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं जिनके साथ हूँ, ये वो व्यक्ति हैं जिनके योगा के सिखाने की पद्धति को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई और हमें इन्होंने मौका भी दिया कि हम इनसे वार्तालाप कर सकें। तो ये हैं स्वामी आनंद जी और आनंद देव जी, स्वामी आनंद देव जी। तो हम इनसे कुछ बातें पूछते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हम शायद नहीं जानते हैं, वो ये बहुत अच्छे से बता पाएंगे और मैं शायद उतनी अच्छी वाचा नहीं यूज़ कर सकती हूँ जितनी अच्छी वाचा ये हमें कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आप ओम जी और स्वामी जी, मुझे ये बताइए कि आप सबसे पहले तो आपने शुरुआत योग की कब से की? यहाँ पर कब से हैं पतंजलि में? यहाँ पर हम आज 2013 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का आह्वान था कि जो युवा राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं और संस्कृति को जान करके संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, अपने वेद शास्त्रों को पढ़ करके एक ऋषि जैसा जीवन जीना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है पतंजलि योग पीठ में। ऐसे हज़ारों युवा उस समय आए थे और तब हम गुरुकुल में भी पढ़े और हमारी दिनचर्या में ही योग है, तो दिनचर्या में ही हम योग का अभ्यास महाराज श्री के साथ करते हैं। तो उसी में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, सबका दिनचर्या में ही यज्ञ का ज्ञान हो जाता है। और शास्त्र अध्ययन हम अपने पढ़ाई में किए, फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर यहाँ पर सेवा योग ग्राम में और जहाँ भी संस्था की सेवा होती है, संगठन की सेवा होती है, योग के शिविर लगते हैं, तो वहाँ जा कर के हम घर घर, जिले जिले, तहसील तहसील में जाके शिविर भी लगाते हैं। स्वामी जी, मुझे ये बताइए कि लोगों को पतंजलि में आना क्यों चाहिए और पतंजलि में ऐसा होता क्या है? पतंजलि, महाराज श्री ने ये नाम महर्षि पतंजलि के ऊपर रखा है कि क्योंकि योग दर्शन के वो रचयिता हैं, योग को बहुत अच्छे से उन्होंने सूत्रों में संगठित किया है, बद्धन किया है। तो पतंजलि में लोग आते हैं अनेक कारणों से, ट्रेनिंग लेने भी आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं। हम जो जिस प्रकल्प में बैठे हैं वो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से लोगों का उपचार करना, असाध्य से असाध्य रोगों का भी उपचार करना कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और नेचुरल वो अपने आप को हील कर सके खुद से ही। योग के दम पर प्राकृतिक चिकित्सा हैं, पंच महाभूत चिकित्सा, आयुर्वेदिक औषधियों के और षटकर्मा के दम पर। आप यहाँ देखते ही हैं हज़ारों पेशेंट यहाँ पे आते हैं और ट्रीटमेंट लेकर के खुश होकर के जाते हैं और फिर दोबारा आते हैं, अपने शरीर को डिटॉक्स करने भी आते हैं। और जिस व्यक्ति को कोई रोग नहीं है वो भी यहाँ पर आता है, एज अ डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर ये काम करता है। और घूमने फिरने, माहौल चेंज होता है, वातावरण आप देख ही रहे हैं यहाँ का कितना ज़्यादा शुद्ध है, बाहर ही इतना पॉल्यूशन और नहीं मिल पाता है।
तो इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं अपने आप को क्योर करने के लिए और योग को सीखने के लिए। आयुर्वेदिक जो दिनचर्या है, सुबह से शाम तक उनको क्या खाना चाहिए, किस चीज़ से परहेज करना चाहिए और क्या वो ट्रीटमेंट घर पे ही ले सकते हैं, उनके किचन में क्या क्या सामान है जिसका वो यूज़ करके काढ़ा बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं, सब्जियों को कैसे बनाना है, खिचड़ी कैसे बनानी है, रोटी किस चीज़ की बनानी है, क्या अन्न मिक्स करना चाहिए। बहुत सारी रेसिपीज़ यहाँ सिखाई जाती हैं। बहुत सारे आसन हैं, टीवी पर उतना व्यक्ति नहीं सीख पाता है, कहीं और से ट्रेनर से उतना नहीं सीख पाता। यहाँ बहुत ही बारीकी से महाराज श्री से और योगाचार्य पर्सनल उसको योग सिखाते हैं और उसको बहुत सारी थेरेपीज़ षटकर्मा की होती हैं, वो घर पे भी ले सकता है। तो सीखने के लिए यहाँ पे आते हैं। बाकी और तो यहाँ पर पतंजलि में बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं, पढ़ाई के, आचार्य कुलम, गुरुकुलम, यूनिवर्सिटी, फूड पार्क, गौ सेवा, कृषि सेवा और स्वदेशी की सेवा। तो अभी तो हम इसमें हैं। तो यहाँ पे लोग आनंद के लिए, स्वस्थ होने के लिए और अपने ऋषि अपने आप को कैसे ठीक करते थे, पूर्वज अपने आप को कैसे स्वस्थ करते थे, तो उस पद्धति को सीखने, जीने के लिए यहाँ पर आते हैं और प्रेरित होने के लिए। महाराज श्री पर्सनल भी मिलते हैं यहाँ एक एक व्यक्ति से, तो महाराज श्री से मिलने का सौभाग्य मिल जाता है, उनका आशीर्वाद, उनके साथ फ़ोटो खिंचाने का, तो ये भी बहुत अच्छा आनंद रहता है। जब रोगी यहाँ आते हैं तो क्योंकि लोगों को ये लगता है कि पहले तो 7 दिन का होता है एक पैकेज कि आपको 7 दिन मिनिमम रहना है यहाँ पर, तो क्या 7 दिन में क्योर हो पाते हैं या उन्हें और यहाँ पर रुकना चाहिए, ये कैसे डिपेंड करता है? ये व्यक्ति के अलग अलग शरीर पर निर्भर करता है। सबका शरीर अलग है, सबका रोगों का कारण अलग है। किसी का रोग जल्दी शरीर डिटॉक्स हो जाता है, किसी में थोड़ा देर लगती है। इसलिए कम से कम 7 दिन में उसको फ़र्क दिख जाता है कि मेरे शरीर में फ़र्क आ रहा है। और यदि फ़र्क उसको दिख रहा है और उसको कंटिन्यू करने से ज़्यादा लाभ होगा, जितना ही आप ज़्यादा अपने दिनचर्या में, आहारचर्या में परिवर्तन लाएंगे, तो यहाँ एक उसको एनवायरनमेंट मिल जाता है परिवर्तन का। तो व्यक्ति अपने सुविधा के अनुसार, कोई घर छोड़ के बच्चों को छोड़ के आता है, कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ छोड़ के आता है, तो फिर भी हम उसे बोलते हैं कि 7 दिन तो आप लीजिए जिसमें शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा और जो अन्न आप खा रहे हैं वो शरीर रूप से एब्जॉर्ब करेगा। तो फिर क्या चेंज आ रहा है फिर उसे आप महसूस करेंगे। अगर आपको पॉजिटिव महसूस हो रहा है तो घर जाके भी यही आहार, यही योग और यही औषधि आपको कंटिन्यू रखनी है। और अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो और एक्सटेंड करिए, तो फिर तो और अच्छा है। तो बहुत सारे रोग तो 7 दिन में ही लोग अपने ठीक कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ 7 से 14 दिन में इंसुलिन उनका 0 आ जाता है। लेकिन घर जाके भी बहुत ज़रूरी है अपने दिनचर्या, आहारचर्या को मेंटेन करके रखना। वो चैलेंज रहता है कि यहाँ पे तो कुछ मिलता ही नहीं है उसके अलावा, तो वही खाना होता है जो यहाँ मिलता है। तो कई रोग होते हैं ब्लड सर्कुलेशन में कमी के कारण से आ जाते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पे वात मोक्षण है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, श्रृंगी चिकित्सा, ब्लड क्लॉट को हटाने के लिए। तो तुरंत 10 सालों के दर्द में, 20 सालों के दर्द में तुरंत आराम मिल जाता है। व्यक्ति चमत्कृत होता है कि और कहीं से मेरा ये ठीक नहीं हुआ, पेन किलर खा रहा था, यहाँ तो कैसा जादू हुआ, क्योंकि वो जो जमा हुआ रक्त था, वो जो ब्लॉक्ड एनर्जी थी, वो तुरंत निकाल ली जाती है। और गलत चीज़ें जो नमक है, चीनी है या मैदा है या रिफाइंड तेल है, वो यहाँ पे दिया नहीं जाता है। और परहेज कराया जाता है रोगों में, वात वाली चीज़ों से, खट्टी चीज़ों से, ठंडी चीज़ों से, पित्त वाले में ज़्यादा तेल मिर्च मसाला से, और कफ वाली चीज़ों में ज़्यादा चिकनाई युक्त आहार से। तो और जिसको कफ ज़्यादा बनता है, सांस नहीं आती है, फिर उसको कुंजल क्रिया कराते हैं, जल नीति, रबड़ नीति, नस्य कराते हैं, तो तुरंत आराम मिल जाता है। 7 दिन तो बहुत दूर है, 1 दिन में ऑन द स्पॉट उसका कफ निकल जाता है और उसका सर दर्द ठीक हो जाता है, नींद अच्छे से आने लगती है। नहीं तो कफ से पूरा ब्लॉक रहता है। पित्त तो उसको वमन कराते हैं, शंख प्रक्षालन कराते हैं, तो ऑन द स्पॉट उसका पित्त निकल जाता है। और पित्त बढ़ने नहीं देते क्योंकि डाइट वैसी रखते हैं, ठंडी डाइट रखते हैं, हल्की डाइट रखते हैं और उपवास कराते हैं। तो ऐसी यहाँ पे इतनी अच्छी थेरेपीज हैं कि जैसे मेरा आज उपवास है। हाँ, तो उपवास तो मेन चीज़ है। शंख प्रक्षालन था, तो शंख प्रक्षालन के बाद फिर खिचड़ी घी खाई, 1 kg बढ़ गया उसमें। मैं तो उदास हो गई, मैंने कहा ये क्या हो गया। लेकिन आज उपवास है मेरा, तो पूरे दिन जूस पर है। लेकिन हाँ, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। और मैं बिल्कुल कहूँगी कि मेरा सर्वाइकल का पेन था, मैंने श्रृंगी नहीं कर पाई मैं, क्योंकि लिखा नहीं था मेरे इसमें। अगर लिखा होता तो मैं करवा लेती, कल बताया, आज मैं लिखवाने वाली थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब
अब तो होना आई डोंट नो पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि कल का एक दिन है, आधा दिन है मतलब। तो लेकिन अच्छा स्वामी जी, मुझे ये बताइए कि नेचुरोपैथी और पंचकर्मा, ये दो में अंतर क्या है? नेचुरोपैथी में जो प्राकृतिक चिकित्सा होती है, यानी कि धूप चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, जो पंच महाभूत हैं हमारे, जिनसे ये शरीर बना है, उनको डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम होता है पंचकर्मा में। बहुत सारी हाइड्रोथेरेपीज़ दी जाती हैं, जल चिकित्सा जिसे कहते हैं, मड थेरेपीज़ दी जाती हैं जिसे मिट्टी चिकित्सा कहते हैं, जिससे शरीर डिटॉक्स हो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। तो ये जो नेचुरोपैथी वाली पद्धति में आ जाती हैं, ये नेचुरोपैथी की जितनी ट्रीटमेंट्स आप लेते हैं। पंचकर्मा आयुर्वेद के अंतर्गत आ गया, जिसमें कि बस्ती है और मसाजेस हैं और निरू बस्ती, मात्रा बस्ती और वमन, विरेचन, ये है। तो उसमें तेल का काम ज़्यादा रहता है और औषधीय तेल का कार्य ज़्यादा रहता है। औषधियों को गूदा मार्ग से पहुंचाना उसे बस्ती कहते हैं, नासिका से पहुंचाना उसे नस्य कहते हैं, कान से पहुंचाना उसे कर्णपूर कहते हैं, और शरीर में जो हमारे रोम हैं, पोर्स हैं, उससे पहुंचाना उसे अभ्यंग कहते हैं। जो है पाउडर मसाज भी होती है त्रिफला की, जो मोटे लोग होते हैं उनके लिए। तो पंचकर्मा आयुर्वेद के अंतर्गत आ गया और जो नेचुरोपैथी थेरेपीज़ हैं वो प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आ गई। तो यही है कि दोनों हैं तो प्राकृतिक ही, दोनों हैं ही प्राकृतिक। ये अपना पंचकर्मा ज़्यादा प्राचीन है, ऋषियों का दिया हुआ है, और नेचुरोपैथी जो घर में घरेलू चिकित्साएं होती थी, हमारी माताएं ये सब करती थीं। कुंजल क्रिया है, पहले भी करते थे हमारे, और नेति भी करते थे ऋषि मुनि। तो वही सारी चीज़ हैं, बस उसका नाम थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया है नेचुरोपैथी, और फिर उसको आजकल कोर्स में भी आ गया है, BNYS डॉक्टर भी बनते हैं, तो वो थोड़ा बाइफरकेट हो गया कि जो अनप्रोसेस्ड जो नेचुरल चीज़ों से ट्रीटमेंट है वो नेचुरोपैथी, और जो तेल हैं थोड़ा प्रोसेस करके तेल निकाला जाता है, जड़ी बूटियों का औषधि बनाई जाती है, उनसे जो ट्रीटमेंट करते हैं वो पंचकर्मा की 5 प्रकार की चिकित्सा। अच्छा, अब मैं ये मानती हूँ कि एलोपैथी के कंपैरिजन में यहाँ पर जो भी थेरेपीज़ होती हैं और पैकेज है वो काफ़ी रीज़नेबल है। चाहे आप इवन मुझे ऐसे लगता है कि निर्मायम में भी जो है वो भी मुझे ऐसे लगता है कि रीज़नेबल ही है इन वन वे, लग्जरी के हिसाब से। लेकिन अगर समझो कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं स्पेंड कर सकता है उतना, तो क्या उसे यहाँ पर इलाज कर सकता है? मतलब इतना भी नहीं दे सकता है कि वो पर डे 5000 रुपीज़ या मतलब खर्च कर सके। तो उसके लिए यहाँ पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने डॉर्मेट्री है, सेवा कुटिया है। अच्छा। तो जिसका किराया और कम है, 3500 है, 2500 है। अच्छा। है ना। तो या 2 लोग आते हैं तो फिर उनमें भी वो डिवाइड हो जाता है। अच्छा। तो उनको बहुत ही सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पर डे का लिया जाता है वो रहने का भी है, आहार का भी है, और यहाँ की सारी ट्रीटमेंट थेरेपीज़ भी हैं उसमें। तो ये है कि अगर वो 3 से 5 दिन भी यहाँ रहता है, वैसे कुछ लोग 5 दिन का भी कि हम 7 दिन नहीं आते हैं तो ऐसा भी करते हैं, तो हम कर देते हैं कि चलो ठीक है, सीख जाएगा कम से कम दिनचर्या क्या रखनी है मेरे को, आहार क्या रखना है, औषधि क्या लेना है, डॉक्टर से कंसल्ट हो जाएगा उसका कंसल्टेशन। 7 दिन तो मिनिमम लेना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा है। हम जल्दीबाजी में भी 1-2 दिन आकर के OPD जैसा करके चले जाएंगे। तो ये है कि सीख जाएं और फिर घर पे वैसा ही हम परहेज करें और सात्विक चीज़ें लें, रॉ फूड, नेचुरल फूड लें, उपवास भी करें, आयुर्वेद की औषधियाँ लें। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए सुबह सुबह हम नेति, नस्य, बस्ती, षटकर्मा करें और योग अभ्यास करें सुबह शाम, तो 100% घर पे भी हम पूरा ठीक हो सकते हैं। और लोग यहाँ घर पे ठीक होकर के बताने आते हैं महाराज जी को कि हमने ये अपना बड़ा रोग, हमने अपना हेपेटाइटिस है, सोराइसिस है, अर्थराइटिस है, कैंसर है और माइग्रेन है, सिस्ट हैं, इनफर्टिलिटी है, ये घर पे ही हमने टीवी में देख करके आपको ठीक कर लिया है देख करके। दोस्तों, मतलब अभी मुझे लगता है कि आप लोगों को इतनी क्लैरिटी तो हो गई कि पतंजलि में क्या होता है, और आप यहाँ पर जिस भी रोग के साथ आ रहे हो या जो भी आपके अंदर मतलब क्या बोलते हैं कि आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना है, तो आई गेस दिस प्लेस इज़ द बेस्ट प्लेस टू कम इंडिया में। और मतलब और यहाँ का जो वातावरण है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, खाने में थोड़ा सा मुझे मज़ा नहीं आया
ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि आप ये भी मैं मानती हूँ कि जिस रोग को हमने सालों से पाला है, उसे अगर हम सोचते हैं कि 5 दिन में या 7 दिन में हम उसे तुरंत पूरा का पूरा निकाल देंगे, तो ऐसी बात नहीं होती है। जितना बड़ा रोग होगा उसको हील होने में टाइम लगेगा, लेकिन वो हील ज़रूर होगा, ये पतंजलि विश्वास देती है ना महाराज? पूरा महाराज श्री इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपको कोई भी रोग हो, आप आइए, बशर्ते आप चलने फिरने लायक हों, खाना खाने लायक हों। एकदम ही जो एकदम लास्ट में ही है तो फिर वो थेरेपी क्या लेगा, फिर वो औषधि क्या लेगा, फिर वो योग क्या करेगा। तो योग करने की क्षमता हमारे अंदर हो, चलने फिरने लायक हो, तो योग से और परहेज से 100% हर रोग को रिवर्स किया जा सकता है। अपने शरीर के सिस्टम को चैनलाइज करके, अपने सिस्टम को रिजुवनेट करके, एक सेल रिजुवनेट होता है। हाँ, वो जो शरीर की प्राकृतिक शक्ति है, जो हमारी जीवनी शक्ति है, उसको जागृत किया जाता है कि शरीर स्वयं से हील हो, है ना। जैसे फोड़े फुंसी हो जाते हैं वो स्वयं से हील होते हैं, जैसे सर्दी बुखार हो जाता है वो स्वयं से हील होता है। तो हर चीज़, हर सेल अपने आप को हील करना जानता है, बशर्ते हम उसे सही इन्वायरमेंट दें, पूरी ऑक्सीजन दें, सही न्यूट्रिशन दें। तो इसलिए महाराज श्री पूरे फुल गारंटी के साथ लोगों को बुलाते हैं, और पूरी श्रद्धा से जो व्यक्ति पूरा फॉलो करता है और योग करता है तो 100% उसे लाभ होता ही होता है। और ये देख करके हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है इधर लोगों की सेवा करने में और उनको ठीक होते हुए देखने में। और फिर वो इतना ज़्यादा श्रद्धा से भर जाते हैं, आंसू भी बहाते हैं, और उनका जाने का मन नहीं करता इधर से कि हम यहीं रह जाएं और यहीं हमें कुछ सेवा दे दो। और फिर वो यहाँ आते ही रहते हैं, हर 6 महीने में, साल भर में वहाँ मेंबर भी बन जाते हैं, आके लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं। तो फिर एक बड़ा परिवार जैसा हो जाता है ये। महर्षि पतंजलि ने तो अष्टांग योग हमको आज से 5000 साल पहले बताया, और उसके पहले भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने योग का ज्ञान गीता में अर्जुन को दिया। भगवान श्री राम सारे हमारे योगी रहे हैं। योग की शुरुआत तो साक्षात ईश्वर से, हिरण्यगर्भ से हुई है। फिर उसके बाद जितने महापुरुष हुए, अवतार हुए, सब ने योग को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। और फिर महर्षि, जितने सारे महर्षि हुए, गौतम बुद्ध हुए, उन्होंने भी यम का, अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, इंद्रियों को संयम में रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और मादक पदार्थों का सेवन ना करना, ये सब यम नियम हमें बताए। इसी तरह जैन की टीचिंग्स भी इसी पर आधारित हैं। यानी टीचिंग्स तो एक हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शुचिता, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और भगवान की भक्ति। बस उसी को अलग अलग व्यक्ति ने, अलग अलग ऋषि ने अलग अलग ढंग से कहा है। और महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में अष्टांग योग दिया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसमें योग की शुरुआत होती है अच्छे आचरण से, कि हम किसी को दुख ना पहुंचाएं, हम अच्छा बोलें, सत्य बोलें, हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, हम व्यर्थ में चीज़ों को इकट्ठा ना करें और पवित्रता रखें, चोरी ना करें, और शरीर को मजबूत बनाने के लिए थोड़ा सहें, भूख को भी, सर्दी को भी, धूप को भी, मान को भी, अपमान को भी, थोड़ा सहन शक्ति हमारी बढ़े, उसे तप कहते हैं। और फिर अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करें, या जो महापुरुष हैं उनको थोड़ा सुने कि हमारी बुद्धि थोड़ा और ब्रॉड हो और सूक्ष्म हो, हमारा ज्ञान बढ़े। और ईश्वर की भक्ति करें, जो भी हम करें ईश्वर को समर्पित कर दें कि मेरा कुछ नहीं है, ये सब ईश्वर को समर्पित है, और ईश्वर जो भी मुझे दे रहा है मैं उसमें प्रसन्न हूँ। मैं दुखी होकर के ना जीऊँ, जो भी मेरे पास है मैं उसमें थैंकफुल रहूँ, कृतज्ञ रहूँ। यहाँ से योग की शुरुआत है। यम और नियम की मैंने अभी ये व्याख्या की। फिर उसके बाद यम नियम के बाद आसन हैं। अलग अलग प्रकार के आसन दिए हैं शरीर को दृढ़ बनाने के लिए, अपना पोस्चर ठीक करने के लिए, अपने मांसपेशियों को मजबूत, नस नाड़ियों में रक्त संचार बढ़ाने के लिए। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने भी यही किया है कि आसनों को रोगानुसार कर दिया कि लोगों को ज़्यादा आज रोग परेशान कर रहे हैं। साधक के लिए योगासन अलग हैं और रोगी के लिए योगासन अलग हैं। युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और बिजनेसमैन के लिए, जिसको ज़्यादा शरीर में अकड़न जकड़न है या डायबिटीज़ है या कमर दर्द है या मोटापा है, तो सब के लिए अलग अलग योग का पैकेज डिफ़ाइन कर दिया परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने। यूट्यूब पर भी है और रोज़ महाराज श्री लाइव आकर के तो रोगानुसार योग कराती हैं। तो रोगानुसार जो अपने शरीर को ज़रूरत है उस चीज़ का योग ज़रूर करना चाहिए। किसी को स्टिफनेस ज़्यादा है तो सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, स्ट्रेचिंग कर लिया,
डायबिटीज़ है तो मंडूक आसन, गोमुख आसन, वक्रासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन कर लिया तो डायबिटीज़ क्योर हो जाएगी, बशर्ते वो उसे रोज़ करे आधे घंटे आसनों को, सुबह भी करे शाम को भी करे। मोटापा है तो तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, चक्की आसन, स्थित कोणासन, फिर लेट करके साइकिलिंग, पादवृत्तासन है, द्विचक्रिकासन, अर्धहलासन, ये पैकेज है। और भी आसन है लेकिन कम से कम इतना तो करे, एक एक आसन को 5 से 10 मिनट तक उसको कंटिन्यू करे, उसका तब लाभ होता है। उसे होल्ड करे थोड़ी देर तक। और फिर इसी तरह कमर दर्द के आसन है, जिनको कमर दर्द, स्लिप डिस्क है, सियाटिका है या सर्वाइकल है या पोस्चर बिगड़ा हुआ है या स्पॉन्डिलाइटिस है, तो मकर आसन, भुजंगासन, शलभासन, सेतुबंधासन, मरकट आसन और ऐसे ही बहुत सारे आसन हैं। तो सारे आसन ना भी कर पाएँ, हमें 2 आसन ही अगर आते हों तो 2 आसन को भी अगर 10-10 मिनट कर लेंगे तो 24 घंटे के लिए हम ठीक रहेंगे। कोई ज़्यादा व्यक्ति रोगी है तो फिर सुबह भी करे, शाम को भी करे, और ज़्यादा है तो फिर दोपहर में भी कर ले, क्योंकि जो ज़्यादा ही क्रॉनिक कंडीशन में है तो और तो काम बिजनेस नहीं कर पाएगा, तो पूरा दिन खाली रहेगा। तो जितना अधिक वो आसन, प्राणायाम ज़्यादा फ़ायदा करता है, तो आसन सुबह शाम कर लिया, और प्राणायाम सुबह ज़्यादा फ़ायदा करेगा ब्रह्म मुहूर्त में, शाम को भी करना चाहिए, और दिन में भी समय मिले तो दिन में भी खाली पेट जब हो तो खाली पेट प्राणायाम करें, कपालभाति करें, यानी कि फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं। पर सेकंड ऐसे फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, इसे कपालभाति कहते हैं। इससे शरीर की सारी सिस्ट हैं, गांठें हैं, ट्यूमर है, डायबिटीज़ है, इनफर्टिलिटी है, पेट की सारी समस्याएं दूर होती हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा और ये मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं, ये मेरा जिया हुआ है और यहाँ लोगों को देखा हुआ है, महाराज श्री का सुना हुआ है। तो जो परंपरा से चीज़ें आती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं, वो फेल नहीं होती हैं। ये कपालभाति, ये मुख्य प्राणायाम है। एक भस्त्रिका प्राणायाम है, अपने आप को ऊर्जा से, शक्ति से भरने के लिए, जिसमें हम इनहेल करते हैं, थॉरो ब्रीदिंग करते हैं। इस प्रकार अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, अपने फेफड़े को मजबूत करना। कभी कभी फेफड़े इतने वीक हो जाते हैं कि ज़्यादा सांस लेने पर चक्कर आने लगता है, खांसी आने लगती है, डिजीनेस फील होता है। तो इससे क्या है, तुरंत 1 मिनट भी अगर हमने तेज़ भस्त्रिका किया तो तुरंत हम अभी फील कर सकते हैं कि 100 बार भी हमने भस्त्रिका कर लिया तो एनर्जी का लेवल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। शरीर में जैसे चींटियाँ दौड़ने लगेंगी, इतना नस नाड़ियों में प्रेशर हो जाता है, प्राणों का खुलने लगते हैं, सारे ब्लॉकेज दूर होते हैं, दिमाग तेज़ होता है, आंखें तेज़ होती हैं, सारी वीकनेस शारीरिक मानसिक दूर होती है भस्त्रिका करने से। क्योंकि ऑक्सीजन की तो हर एक सेल को ज़रूरत है। ऑक्सीजन की कमी से ही कैंसर होता है, नेक्रोटिक सिंड्रोम्स होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, सारी डिफॉर्मिटी, सारे सेल्स में डिफॉर्मिटी आती है ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन हमें खाने से मिल जाएगा, ऑक्सीजन हमें प्राणायाम से मिलेगी, और शरीर का सिस्टम ठीक हो ताकि वो श्वास को पचा सके, ताकि वो आहार को पचा सके, और वो सिस्टम ठीक होगा हमारा बंध लगाने से और आसन करने से। और जिनको ज़्यादा स्टिफनेस रहती है गले में या कंधे में, तो वो सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। सूक्ष्म व्यायाम तो कठिन नहीं है, बुज़ुर्ग भी लोग कर सकते हैं। जो कठिन व्यायाम है, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार है, यौगिक जॉगिंग है, तो वो तो बच्चों को और जो युवा हैं उनको पावर योगा, पसीना बहाना चाहिए, अपनी मांसपेशियों को और मजबूत करना। देसी व्यायाम जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना स्टैमिना बढ़ जाता है इतनी। और फिर गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम हैं, जो घंटों टेबल वर्क करते हैं कुर्सी पर बैठ कर के, या उनका IT सेक्टर का जॉब है। तो इस प्रकार से जो ग्रीवा संचालन है, स्कंद संचालन है, वो किया करें। घुटना संचालन, घुटनों के दर्द के लिए, अब सब कुछ तो अभी नहीं कर सकते, तो जैसे कटी संचालन है, गुल्फ संचालन है, यानी हर एक जॉइंट के लिए सूक्ष्म व्यायाम बना रखा है। हर एक रिस्ट रोटेशन है तो उसकी एक पद्धति है, उसकी एक टेक्निक है, उसका एक सीक्वेंस है। तो वो तो हम एक दिन में भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। कोरोना काल में हज़ारों लोगों को, यहाँ तक कि हज़ारों लाखों लोग पहुँच गए जिनको ऑनलाइन योग की ट्रेनिंग दी गई उनको, और आज वो लोग योग से स्वस्थ हैं और दूसरों को भी योग सिखा रहे हैं। डिप्रेशन उनका छूट गया, जो डिप्रेशन था घरेलू चीज़ का, या कोई मृत्यु को प्राप्त हो गए घर में, तो बहुत डिप्रेशन होता है। सारा डिप्रेशन आसन करने से, प्राणायाम करने से, ध्यान करने से दूर हो जाता है। जिम जाने से दूर नहीं होता, जुम्बा करने से दूर नहीं, एरोबिक्स करने से दूर नहीं होता। उसमें व्यक्ति और दुखी होता है कि मैं ये क्यों करूं, लेकिन ये शांत और सात्विक प्रैक्टिस करने से एक सत्र, एक दिन भी नहीं, एक सत्र किया 1 घंटे का, उसी में फील हो जाता
जाता है कि मेरा दुख, दर्द, निराशा, संशय, शंका, संदेह, कन्फ्यूजन सब दूर हो गए। और फिर ये 2 प्राणायाम हमने किए, कपालभाति, भस्त्रिका, और फिर सबसे उत्तम प्राणायाम अनुलोम विलोम, जिसमें हम लेफ्ट से श्वास लेकर राइट से छोड़ते हैं और राइट से श्वास लेकर लेफ्ट से छोड़ते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हैं 10-15 मिनट, कोई जल्दबाजी नहीं। हमारा समय निश्चित हो कि मैं इतने समय से 5 से 7 तक योग ही करूँगा, तो फिर उसमें हमारा प्राणायाम भी निश्चित हो कि मैं 15 मिनट्स अनुलोम विलोम करूँगी या हाफ एन आवर, जितना समय है और जैसी शरीर को रिक्वायरमेंट है। क्रॉनिक डिजीज़ में थोड़ा ज़्यादा और हेल्दी हैं तो 10-15 मिनट भी करेंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये बड़ी बात है। ये नहीं कि योग केवल रोगी के लिए ही है, या योग केवल फ्लेक्सिबल रोगों के लिए ही है, या योग केवल जो है हिंदुओं के लिए ही है। ये सारी भ्रांतियाँ हैं। तो कोई भ्रांति नहीं, योग सबके लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए। रोगी के लिए तो है ही भाई, वो करेगा नहीं तो फिर क्या करेगा, मरेगा। तो अनुलोम विलोम करना, जिससे आई साइट अच्छी हो जाएगी, दिमाग तेज़ होगा, मेमोरी शार्प होगी, हृदय के सारे ब्लॉकेज दूर हो जाएंगे। भले ही वैक्सीन ले ली हो, उसके सारे साइड इफ़ेक्ट दूर होंगे अगर आप रोज़ 15-20 मिनट कपालभाति और अनुलोम विलोम करते हैं। फिर ध्यान के लिए, ध्यान में प्रवेश करने के लिए भ्रामरी, कान बंद करके ओमकार का गुंजन करते हैं भौरे की तरह। ऐसे किया 5 बार 10 बार। फिर ओमकार का उच्चारण उद्गीत प्राणायाम कहलाता है। ओम, और फिर 2 मिनट शांत। ध्यान कहलाता है। शांति अपने आप आती है प्राणायाम के बाद। अचानक से अभी आप चाहें कि ऐसे बैठ जाएं तो मन अशांत रहेगा, शरीर बैठा रहेगा। लेकिन जब आप प्राणायाम करके, भ्रामरी, उद्गीत करके जब आप बैठेंगे ना, तो फिर कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। फिर तो बस साक्षी बन के देखना पड़ेगा कि मैं शांत हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। और फिर वो उसकी कंटिन्यूटी रहती है, वो चेतना बनी रहेगी आपके दिन में भी। और जब वो चेतना ढलने लगे तो फिर से प्राणायाम कर लिया शाम को। तो वो चेतना हमें मेंटेन करनी पड़ती है, नहीं तो योग एक बार उठता है तो फिर गिरता भी है। इसलिए योग की प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे, लंबे समय तक रहे और श्रद्धापूर्वक रहे, तो हमारा अभ्यास बहुत दृढ़ हो जाता है। साथ में ओमकार का जप करना चाहिए, मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए और अपना ऑरा मजबूत करने के लिए। ऑरा मजबूत रहता है तो कोई भी नेगेटिव एंटिटी है हमारे ऑरे में प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई भी नेगेटिविटी है हमको प्रवेश नहीं करेगी। हम भले ही भीड़ में चले जाएं, लेकिन हमारा ऑरा मजबूत है तो हम सुरक्षित हैं। इसलिए देखो महाराज श्री कितने लोगों से मिलते हैं, कितने नेगेटिव लोगों के बीच में भी रहते हैं, लेकिन उनका सर दर्द नहीं होता, एकदम ऊर्जा में रहते हैं, क्योंकि ओमकार का, गायत्री का जप करते हैं। बहुत महत्व है। ऋषियों की विद्या का कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। उसका कोई नेक्स्ट वर्जन, नेक्स्ट मॉडल आना असंभव है। वो लास्ट बात कह करके गए हैं, तो वो शिष्य ने फिर गुरु बन के अपने शिष्य को, तो ये ऐसे हम गुरु शिष्य परंपरा से ये चीज़ें हमारे पास पहुंची हैं। पहले इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। गुरुकुल में लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, गुरु का सारा बात, सारा कहा मानना पड़ता था। फिर गुरु जा कर के उससे प्रसन्न होता था और कहता था अभी तो दीक्षांत हो गया, लेकिन तू थोड़े दिन अभी और रुक, मैं तेरे को कुछ नई चीज़ बताना चाहता हूँ। तो वो योग का ज्ञान फिर अपने प्रिय शिष्यों को देते थे। आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी की इतनी कृपा है कि वो ज्ञान आज सबको बांट रहे हैं, बिना किसी कंडीशन के, फ्री, टीवी पर। लेकिन अगर हम उसे छोटा समझ लेंगे तो ये हमारी बुद्धि की छोटापन है, बुद्धि की कमी है। तो हम उसको छोटा ना माने, उसको करेंगे तो उसका लाभ पाएंगे, ये जीवन सार्थक हो जाएगा। हर सुख से, हर दुख से हम ऊपर उठ जाएंगे, जो मनुष्य का कर्तव्य है। सुख दुख से, मान अपमान से, हानि लाभ से ऊपर उठना, समता में जीना। और फिर योग का असली लाभ, असली अर्थ जब हमें पता चलता है, जब हम शारीरिक मानसिक रोगों से दूर होकर के फिर हम योग करते हैं और योग को लंबा साधना की तरह करते हैं ना, तो फिर वैसा ही आहार चाहिए, वैसा ही वातावरण चाहिए। तो वातावरण का भी महत्व है, इसलिए यहाँ आने का ज़्यादा महत्व है। नहीं तो घर पे तो लोग योग करते ही हैं, यहाँ फिर उनको ज़्यादा लाभ पता चलता है। तो ये 5 चीज़ें भी कर लेंगे, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। स्टूडेंट्स के लिए, गृहिणियों के लिए, बिजनेसमैन्स के लिए, चाहे कोई भी एम्प्लॉई हो, कोई भी हो,
सबके लिए। तो उनका भौतिक जीवन भी अच्छा होगा, उनकी गृहस्थी भी अच्छी चलेगी, उनका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। और आसन कर लेने चाहिए, महाराज श्री से सीख करके सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। 1-2 घंटे का पैकेज है, बाकी पूरा दिन भर हमारा A++ जाता है। ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे क्यूरियोसिटी है, आप कितने वर्ष के हैं? मैं 35। ओके, तो 35 की उम्र में इन्हें इतना नॉलेज है, मतलब मैं बिल्कुल कह सकती हूँ, क्योंकि हमने इनसे काफ़ी बात की है, इन्हें देखा है, इनको हमने मतलब सुना है, और सच में हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और लोगों के लिए आप एक मैसेज दे सकते हैं? बस यही है कि हमें अपने भारतीय जो ज्ञान विज्ञान है ऋषियों का, और जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारे पुरखों का नॉलेज है, उसे हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। पूरा विश्व इससे लाभान्वित हुआ है और आज भी हो रहा है। और भारतीय जो चिकित्सा पद्धति है उसका कोई भी तोड़ नहीं है, वो एक बार सेटअप कर दी गई है, वो अब हर बार उसका कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ना वो हिट एंड ट्रायल पे काम करते हैं। वो जो भी है प्रकृति है, प्रकृति का कोई नया वर्जन नहीं आता है। तो जो प्रकृति से चिकित्सा, और शरीर का भी कोई नया वर्जन नहीं है, तो चिकित्सा का भी कोई नया वर्जन नहीं है। तो ये हमारी जो भारतीय परंपराओं से हम पुनः जुड़ें, और भले ही हमको एक्सपोजर नहीं मिला है आज तक, लेकिन आज महाराज श्री के आशीर्वाद से, पुरुषार्थ से, टीवी के माध्यम से, आस्था, इंडिया टीवी, संस्कार, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से हम इसे सीख सकते हैं, और हम कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, अपने बच्चों को करा सकते हैं नेचुरोपैथी का, आयुर्वेद का, पंचकर्म का, कि वो कभी भी डिपेंडेंट ना हो किसी अस्पताल पर, डॉक्टर पर, या महंगी महंगी दवाइयों पर। और कम से कम हम शरीर को तो स्वस्थ रखें, मन को स्वस्थ रखें, फिर हम जिस भी फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में हम टॉप पर पहुंचेंगे। और हमारी जो इनर स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करने का यही एकमात्र उपाय है योग, कि हम अंदर से मजबूत हों, हमारी आत्मशक्ति, हमारा मनोबल, हमारा उत्साह एकदम चरम पर हो, और फिर सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर कोई हमें ना ब्रह्मचर्य में दिक्कत आती है, ना कोई हमको भय, ईर्ष्या, राग, द्वेष, और जो व्यक्ति को सोने नहीं देता, थोड़ी भी सिचुएशन बदलती है परेशान हो जाते हैं, ओवर एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, मूड स्विंग, ये आजकल युवाओं में बहुत चल रहा है। तो योग को अपनाएं, यौगिक दिनचर्या को जानें, यौगिक आहार को जानें, और इस चीज़ का जितना भी ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे तो भारत भी मजबूत होगा और हमारे पुण्य भी बढ़ेंगे। इसलिए आवश्यक है योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और यज्ञ, और जो भी हमारी संस्कृति में जितना हम ज़्यादा जान सकें, अपने शास्त्रों को पढ़ सकें, गीता, उपनिषद, रामायण, तो उसमें सारा ज्ञान है, सारा साइंस है उसमें, और उसी साइंस से भारत विश्व गुरु रहा है। और उस साइंस को आज भूल करके हर व्यक्ति दुखी, रोगी, वैक्सीनेटेड होकर के उसके साइड इफ़ेक्ट झेल रहा है। तो पुनः महाराज श्री इस पर काम कर ही रहे हैं। मोदी जी ने भी विश्व पटल पर योग को लाए हैं। आयुष मंत्रालय से आयुष, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का भी खूब सारा विकास हुआ है। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी चीज़ों को आँख कान खोल करके सीखें, उसको जिएं और अपने परिवार में उसे फॉलो करें। वाह, कितनी अच्छी बात कही है स्वामी जी ने। और ये हकीकत है कि हमारा अपना शरीर ही हमें हील करता है। देयर इज़ नो अदर थिंग, कुछ भी और नहीं है जो हील करता है। और इसी के साथ ही हम कंक्लूड करते हैं स्वामी जी से। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। धन्यवाद दीदी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का। ये बहुत ही पुण्य का काम है और लोग इनसे लाभान्वित होंगे। आप कहीं ना कहीं निमित्त बन रही हैं इस दैवीय कार्य में, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ पे बोला, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।